हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो में लेके आया हूँ वो हमारे जो ईएसआईसी का जो एग्जाम होने वाला है ओटी टेक्नीशियंस का या ओटी असिस्टेंट का। जितने हमारे स्टूडेंट हैं सब कह रहे थे कि सर एक क्लास एग्जाम से पहले लेके आए, चाहे छोटी हो लेकिन बेस्ट हो। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एमसीक्यू की सीरीज में लेके आया था, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा जितने भी हमारे ओटी असिस्टेंट के जो या एग्जाम देने जा रहे हैं ओटी असिस्टेंट के हैं या ओटी टेक्नीशियन के हैं, जो ईएसआईसी का जो 10 तारीख को होने वाला है यानी कि संडे को जो होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखो, एमसीक्यू थोड़े कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो मेरी ये आपसे एक कोशिश करूंगा कि आप इनके साथ साथ इनके आसपास जो चल रहा हो एमसीक्यू से रिलेटेड उनको भी समझने की कोशिश करें। तो शुरू करता हूं मैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रोडक्ट शुड बी डिकॉन्टामिनेटेड विद ऑल एक्सेप्ट, यानी ये एक्सेप्ट पूछ रहा है। अगर मैं हिंदी में बात करूं इसकी, तो हिंदी में कह रहा है कि एचआईवी दूषित अपशिष्ट उत्पाद का निम्नलिखित को छोड़कर सभी से विषु दूषित किया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस की मैं बात करें तो एचआईवी कॉन्टामिनेटेड की कह रहा है और ये एक्सेप्ट में पूछ रहा है। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो फॉर्मल्डिहाइड है, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं मेथनॉल है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं सोडियम हाइपोक्लोराइड है, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं ग्लूटाल्डिहाइड है। दोस्तों देखो, ये डिकॉन्टामिनेटेड यानी डिकॉन्टामिनेटेड पूछ रहा है और पूछ रहा है कि एक्सेप्ट में। तो मैं आपको सही बात बताऊं और एग्जैक्टली बताऊं, सवाल तो देखो एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट तो आप भी जवाब दे देंगे क्योंकि क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है इसमें ऑप्शंस में, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और ग्लूटाल्डिहाइड है। ग्लूटाल्डिहाइड को हम सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनके ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। एक ही सवाल के हम कई पहलू से इसको समझते हैं। देखो, ग्लूटाल्डिहाइड क्या होता है, साइडेक्स होता है। साइडेक्स क्या होता है, जिसको आप 2% ग्लूटाल्डिहाइड बोलते हैं, वही होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को आप जानते हैं, आजकल नॉर्मली सोडियम हाइपोक्लोराइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिकंटामिनेट करने के लिए। एचआईवी के या किसी के भी वायरस इन्फेक्टेड जो भी मटेरियल ये होते हैं कंटामिनेटेड, तो उनको क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, मैं इसी सवाल पर जाऊँ तो एक्सेप्ट में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेथनॉल। मेथनॉल मेथनॉल क्या है कि एक, आपने देखो एल्कोहल टाइप की है, लेकिन ये जो वो और एचआईवी क्या है, वो वायरस है। अभी डिकॉन्टामिनेट करने के लिए पूछ रहा है और एक्सेप्ट में पूछा था। बाकी तीन में कहीं ना कहीं रहता है कि वो करते हैं डिकॉन्टामिनेट, लेकिन जो मेथनॉल है वो डिकॉन्टामिनेट नहीं करता है। तो सवाल को आप समझ गए दोनों पहलू से। ग्लूटाल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, दूसरे में साइडेक्स बोलते हैं। 2% ग्लूटाल्डिहाइड तो होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को भी जानते हैं और फॉर्मल्डिहाइड को भी जानते हैं। आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, व्हाट इज द पल्स रेट इन इन्फेंट। व्हाट इज द पल्स रेट इन इन्फेंट। सवाल छोटा सा था, इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अचानक से सामने टपक जाता है और एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। पता सबको होता है लेकिन उस टाइम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो उसी के ऑप्शंस की बात करूं, शिशु में, अगर हिंदी में बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में, हम हिंदी में बात करते हैं। शिशु में नाड़ी की दर क्या होती है, हिंदी में शिशु में नाड़ी की दर क्या होती है। तो ऑप्शन है, ए की बात करूँ 120 से 160 पर मिनट, या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ 30 टू 60 पर मिनट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ 80 टू 100 पर मिनट, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ 60 टू 80 पर मिनट। दोस्तों, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 120 टू 160 पर मिनट, जो न्यूनेट्स की पल्स रहती है, इन्फेंट की जो पल्स रहती है। तो 120 से 160। दोस्तों, ईएसआईसी का जो आपका पेपर होने वाला है, मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा कोई सीनियर पर्सन है जिसने कभी एग्जाम दिया हो, तो आप उससे एक बार डिस्कस करके जाना है, क्योंकि इस बार मैंने सुना है कि जो आपका अदर सिलेबस आने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। तो मैं वही कहने वाला हूँ आपसे कि अपनी प्रिपरेशन को अदर सिलेबस की तरफ भी जाना है। जो हमारे ये मैथ जिसमें से पूछा जाएगा, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इसको भी कवर करते हुए जाना है, क्योंकि सिलेबस सब तरीके का आने वाला है, मिक्सअप रहेगा। तो आप सिलेबस तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, और भी कोशिश करो कि आप खाली हाथ नहीं लौटना है, सवालों को करके आना है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि जितना भी है आप करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। और हो सके तो राइट ज़्यादा करने, सही ज़्यादा करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि आप गलत पे भी राइट करोगे, तुक्का मारोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो हो सके तो अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी जो आपने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग चलना और डरना बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। HbA1c टेस्ट मीन ग्लूकोज लेवल ओवर। जो HbA1c टेस्ट होता है, HbA1c जो टेस्ट होता है उसका मतलब ग्लूकोज लेवल बताता है। तो कितना बताता है, ऑप्शंस की मैं बात करूं, 2 डेज का बताता है, या फिर बी की बात करूं 15 डेज का बताता है, या फिर सी की बात करूं 13 डेज का बताता है,
या फिर डी की बात करूँ 19 डेज का बताता है। अब HbA1c क्या है, देखो नॉर्मली शुगर की चेक कर लेते हैं, शुगर की जांच करा लेते हैं तो उसमें रिपोर्ट में आ जाता है, लेकिन अगर हमें पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड चाहिए तो क्या करते हैं, HbA1c की जांच कराते हैं, तो पिछला जो 3 महीने तक का रिकॉर्ड होता है वो उस जांच में क्लियर हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ग्लूकोज ग्लूकोज के बारे में बताता है, तो ऑप्शन डी जो है 90 डेज तक के ये बता देता है। तो इसको लेके चलें कि 90 डेज तक का। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 90 डेज यानी 3 महीने। अगला सवाल है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए हेड इंजरी पेशेंट इज असेस्ड बाय नर्स यूजिंग। हिंदी में बात करूं, सिर पर चोट लगने वाले व्यक्ति की चेतना के स्तर का मूल्यांकन नर्स द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन ए की बात करूं हेड इंजरी चार्ट, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं स्नेलन चार्ट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं रैपिड असेसमेंट स्केल, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं ग्लासगो कोमा स्केल। तो देखो, अगर अनकॉन्शियस की पूछ रहा है ना, हेड इंजरी इन पेशेंट इन असेसमेंट बाय ए नर्स, पूछ रहा है कि चेतना के स्तर का मूल्यांकन नर्स द्वारा किया जाता है। तो पहली बार अगर इस तरीके का कोई पेशेंट आता है तो मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन राइट बताता हूँ, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल में आता है, जो एक चार्ट, मतलब इसमें जो होते हैं ईवीएम, बी के वर्बल रिस्पॉन्स और एम से मोटर रिस्पॉन्स, इस तरीके से ग्लासगो कोमा स्केल होता है, इसका चार्ट होता है, उस तरीके से आपने उसको चेक करना है। और यहीं पे मैं इसका जो बी था स्नेलन चार्ट की बात करूँ, स्नेलन चार्ट क्या है कि आई को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है, तो वो स्नेल चार्ट में आता है। ये सब आते हैं एग्जाम में ना, कई बार पूछे गए हैं, मैंने खुद देखे हैं प्रीवियस पेपर, उनमें आए हुए हैं। तो लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है इनका ग्लासगो कोमा स्केल, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंटोनेक्स इज द मिक्सचर ऑफ, इंटोनेक्स जो है, इंटोनेक्स इज द मिक्सचर ऑफ, तो ऑप्शन ए की बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी की बात करूँ एयर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी की बात करूँ ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ ऑक्सीजन एंड एयर। देखो, इंटोनेक्स के बारे में पूछा तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर, ये तो क्लियर, ये तो इसका राइट है। अब मैं बात करता हूँ कि आपके सिलेंडर से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या सवाल आ सकते हैं। आपको पिन इंडेक्स पूछा जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर का पिन इंडेक्स कितना होता है, 2,5। नाइट्रस के का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, ये सारे पिन इंडेक्स आप रिपीट मान लेना। और क्या मान लेना, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि जो पिन इंडेक्स के जो सीरियल नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये चार्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, इनके पिन इंडेक्स नंबर याद कर लेना। और क्या याद करना आपको, इनके कलर कोडिंग याद करना सिलेंडर्स के। जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर क्या होता है, ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर। CO2 के सिलेंडर का कलर क्या होता है, ग्रे। नाइट्रस का क्या होता है, ब्लू। इस तरीके से भी आप याद करके जाना, क्योंकि ये सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पूछ रहा है अगले में कुछ और पूछ ले, इस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाना। अब अगला सवाल है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओटी। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओटी, ये सवाल पढ़ते आपके दिमाग में आ गया होगा, आपके जहन में आ गया होगा। चलो ऑप्शन फिर भी मैं बता देता हूँ, ए इंट्राओसस रूट, या फिर ऑप्शन बी की बात करूँ इंट्रामस्कुलर रूट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ सबक्यूटनस रूट, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ इंट्रावेनस रूट। तो जो ओटी में सबसे ज़्यादा रूट इस्तेमाल किया जाता है इंट्रावेनस ड्रग्स के लिए, इंजेक्टेबल की मैं बात करूँ तो वो रहता है इंट्रावेनस रूट। तो इंट्रावेनस रूट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और सबक्यूटनस रूट आप जानते हैं, ये चार्ट देख लो, एंगल देख लो कितने पे, कौन से एंगल पे लगाए, क्योंकि सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इंट्रामस्कुलर को कितने एंगल पे लगाते हैं, 90 एंगल पे लगाते हैं, और सबक्यूटनस को कितने पे लगाते हैं, इंट्रावेनस को कितने पे लगाते हैं। चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ध्यान रखना, इस तरीके से भी देख के चलना, क्योंकि आपके सवाल, मैं सवाल के चारों तरफ से चल रहा हूँ। ये सवाल इस तरीके से ना, अगर इस तरीके से भी आएगा तो आप करके आएंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन इसका डी जो वो राइट है इंट्रावेनस, और चार्ट इनके वो नोट्स बना लेना, क्योंकि आपके हमेशा काम आते रहेंगी चीज़ें एग्जाम में। नहीं तो जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपके जूनियर आएंगे, आप उनको बताओगे, मतलब आप किसी भी तरह एंगल से देख लो, आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेंडल वेकर सॉकर्स RBS मास्क इज यूज्ड फॉर, एक रेंडल वेकर सॉक्स के नाम से मास्क है, उसको किसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करो ओल्ड पेशेंट, ऑप्शन बी की बात करो पीडियाट्रिक पेशेंट, ऑप्शन सी की बात करो ओबेस पेशेंट, या फिर ऑप्शन डी की बात करो एडल्ट पेशेंट। जो मास्क है मैं दिखा रहा हूँ आपको, रेंडल वेकर जो मास्क है स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनको, पीडियाट्रिक पेशेंट में। तो ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर। मास्क के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ, इन हेड इंजरी पेशेंट मैनिटोल इज गिवन टू, मैनिटोल जो होती है जो देते हैं वो किस लिए देते हैं एक हेड इंजरी पेशेंट में। तो ऑप्शन ए की बात करूँ टू स्टॉप ब्लीडिंग, ऑप्शन बी की बात करूँ फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ स्पाइनल कोड, ऑप्शन सी की बात करूँ फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर।
इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है इंट्राक्रेनियल, टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑप्शन डी इज द राइट। लेकिन क्यों है, क्यों है राइट ये, ठीक है मैं बताता हूँ। क्या है, पेशेंट के अगर हेड इंजरी में, हेड इंजरी वाले पेशेंट को हम इसको देते हैं, देने के बाद क्या है, ये क्या करता है, रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या होता है, कई बार जब हेड इंजरी है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, यानी यहाँ पे मैनिटोल क्या करती है, फ्लूइड को निकालती है, रिड्यूस करती है, इंट्राक्रेनियल टेंशन को कम करती है। तो ये इसका मैनिटोल का काम होता है कि स्वेलिंग है, इडीमा है, इस तरीके में ज़्यादा इस्तेमाल में करते हैं हेड इंजरी वाले पेशेंटों में। तो मैनिटोल इसका इस्तेमाल होता है किसमें, ऑप्शन डी जो इज द राइट, टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्लियर है। अब मैं बात करूं अगले सवाल की, डिवर्स रिट्रैक्टर इज यूज्ड इन, जो डिवर रिट्रैक्टर हैं वो किस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करूं इन माइनर सर्जरीज, ऑप्शन बी की बात करूं सर्जरी ऑन हेड एंड नेक, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं इन नेजल सर्जरी, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं अब्डोमिनल सर्जरी। देखो डिवर्स रिट्रैक्टर नहीं पता है, स्क्रीन पे देख लो, ये डिवर रिट्रैक्टर है। अगर इमेज बेस्ड सवाल आए तो भी करके आना। क्लियर। किसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब्डोमिनल सर्जरी में, होल्ड करने के लिए यानी दिखाने के लिए। व्यूविंग इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए तो दिखाने का काम करते हैं, यानी स्पेस होल्ड कर लेते रख लेते हैं स्किन को। इस तरीके से ये जो डिवर्स स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो कहाँ पे करते हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा, अब्डोमिनल सर्जरी। क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कार्डियक फेलर इज डिफाइंड एज, कार्डियक फेलर इज डिफाइंड एज, कार्डियक फेलर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ऑप्शन ए में है व्हेन हार्ट इज नॉट ब्रीथिंग वेरी फास्ट, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं व्हेन हार्ट बीट इज वेरी स्लो, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं व्हेन हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू मेंटेन सफिशिएंट सर्कुलेशन इन बॉडी। तो देखो ये क्या पूछ रहा है, कार्डियक फेलर पूछ रहा है। कार्डियक फेलर में क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट है। क्यों है, क्योंकि व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू मेंटेन सफिशिएंट सर्कुलेशन इन बॉडी, हार्ट क्या है प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपने जो ब्रीथिंग है उसको, सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्डियक फेलियर की बात करें, व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू मेंटेनेंस सफिशिएंट सर्कुलेशन इन ए बॉडी। अब ये जब कार्डियक फेलियर में आ गए तो अगर सीपीआर से रिलेटेड, जैसे चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन वेंटिलेटर इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन फर्स्ट ट्रीटमेंट इज, वेंट्रिकुलेशन फिब्रिलेशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए की बात करें कार्डियक मसाज है, ऑप्शन बी की बात करें आईवी इन्फ्यूजन है, या फिर ऑप्शन सी की बात करें ड्रग्स, या फिर ऑप्शन डी की बात करें डिफिब्रिलेशन इफ डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी है, डिफिब्रिलेशन इज डिफिब्रिलेटर इन अवेलेबल। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि कार्डियक मसाज करेंगे या आईवी इन्फ्यूजन, लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन। जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मैं सीपीआर से, आपका ये सीपीआर का सवाल था ना, अब सीपीआर में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में और याद में रख के लेके जानी है, दिमाग में बिठा के। कौन सी है, जैसे कि सीपीआर को कितने कितने 1 मिनट में कितने चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, ये वाले सवाल को याद कर लेना। 100 से 120 पर मिनट देते हैं। कि अगर यहाँ पे कैरोटिड पल्स को चेक करने की बात आएगी, कितने सेकंड में आप कितने समय में करनी है, तो 5 to 10 सेकंड, मिनिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड, इतना करना है। दूसरा सवाल कि आपको बिट कितनी दबानी है, चेस्ट को, जो स्टेनम के लोअर पार्ट को, लोअर थर्ड पार्ट को दबाते हैं, तो कितने बिट तक दबाना है, 2 इंच तक दबाना है आपने। इस तरीके से आप इन सबको बेसिक बेसिक चीज़ों को याद करके जाना। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल पर, इन डबल लूमेन इंडोट्रेकियल ट्यूब ब्रोंकल कफ इज इन्फ्लेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ एयर। अब डबल लूमेन के ट्यूब के बारे में कह रहा है, और ये कह रहा है कि ब्रोंकल कफ के बारे में, कि ब्रोंकल कफ को आप कितना इन्फ्लेट करते हैं। ऑप्शन ए की बात करूं 5 ml, ऑप्शन बी की बात 10 ml, ऑप्शन सी की बात करूं 2 ml, ऑप्शन डी की बात करूं 20 ml। एंड डीएलटी पता है आपको, डबल लूमेन इंडोट्रेकल ट्यूब, स्क्रीन पे देख लो। इमेज बेस में आए तो भी इसको करके आना है। इसमें 2 पोर्ट है, ट्रेकल भी होता है और ब्रोंकल भी होता है। तो ये ब्रोंकल की हमसे पूछ रहा है, ब्रोंकल की क्या है, ब्रोंकल 2 ml। ब्रोंकल में कितना करेंगे इन्फ्लेट, 2 ml। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 ml इसको इन्फ्लेट करेंगे ब्रोंकल को, अगर डबल लूमेन इंडोट्रेकल ट्यूब की बात की जा रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आखिरी सवाल है, और इसको अच्छे से ध्यान से, क्योंकि एक ही टॉपिक पे नहीं जाना है। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। मिनिमम एल्वेओलरी कंसंट्रेशन मैक ऑफ डेस्फ्लोरेन इज, ये एक्चुअली एम्स में भी आया हुआ सवाल है। मैंने एम्स में कई बार, एम्स के शायद लास्ट वाले एम्स में भी आया था, जो एम्स का जो पेपर हुआ था डेस्फ्लोरेन से रिगार्डिंग। आपको आंसर तो पता ही होगा इसका। इसका आंसर, अगर मैं ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी है 1.15%, या फिर ऑप्शन सी है 1.7%, या फिर ऑप्शन डी है 4.5%। तो दोस्तों डेस्फ्लोरिन का जो मैक है वो तो क्लियर है कि वो है 6%, जो ऑप्शन है उज द राइट आंसर। लेकिन हमें बाकी के मैक के बारे में पता होना चाहिए, बाकी के जो मैक है हमारे वो कौन से। अगर डेस्फ्लोरिन का पता लग गया 6% है, सेवोफ्लोरिन का मैक कितना होता है, जरूरी है यहाँ पे डेस्फ्लोरिन आ रहा है, क्या पता सवाल बदल के सेवोफ्लोरिन आ जाता।
तो सेवफ्लोरिन का कितना है 2.0.5%। और अगर ये यही सवाल बदल के यहाँ पे आइसोफ्लोरिन का आ जाता तो आइसोफ्लोरिन का है 1.17%। तो ये जो मैक है, मैक का एक चार्ट ले लो, चलो मैं चार्ट भी आपको साथ में स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो चार्ट है ये मैक के बारे में आप याद करते जाना। तो दोस्तों मैं इसी बहाने से और इस तरीके से यही कहने आया था कि आप लोग ये सवाल कम है लेकिन इस सवाल के चारों पहलू को देखोगे तो सवाल कई सवाल बना देंगे आपके लिए। तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोग अच्छे से, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्जाम है आपका, पढ़ो 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 और सिलेक्शन लेके रहो। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।